आपको एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट बताऊंगा। ये रिस्क समझना जरूरी क्यों है। कौन सा एसेट 10% दे रहा है, कौन सा 15% दे रहा है, कौन सा 20% दे रहा है। डाइवर्सिफिकेशन या मेरे हिसाब से राइट वर्ड है एसेट एलोकेशन। मुश्किल चीज आती नहीं है, आसान चीज करनी नहीं है। तो वेलकम टू वेल्थ माइंडसेट सीरीज एपिसोड 4। हे गाइस, पिछला वीडियो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे था उसे देख के मुझे 3 मेजर सवाल आए लोगों से। पहला सवाल ये था कि ऐसे कौन से एसेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल था कि ये कब करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है स्टार्ट करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरा सवाल था कि ये सब कुछ करना कैसे है। तो ये तीनों सवालों के जवाब मैं आज की ये वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट बताऊंगा जो एक नो नथिंग इन्वेस्टर, नो नथिंग मतलब एक मेरे जैसा इन्वेस्टर जो ज्यादा फाइनेंस, ज्यादा टेक्निकल चीजें समझता नहीं है, वो लॉन्ग रन में लंबा वेल्थ या बहुत ज्यादा वेल्थ कैसे अक्यूमुलेट कर सकता है। सो वेलकम टू वेल्थ माइंडसेट सीरीज एपिसोड 4। और ये एपिसोड 4 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, क्रिकेट रिलेटेड सवाल है। तो मुझे बताइए, अगर आपको सिलेक्ट करना है एक बैट्समैन बैटिंग एवरेज के बेसिस पे, बैटिंग एवरेज के हिसाब से एक बैट्समैन ओडीआई के लिए, ओडीआई मतलब वनडे मैच इंटरनेशनल के लिए, T20 के लिए और टेस्ट मैच के लिए, और आपके पास चॉइस है इंडिया के 2 लेजेंडरी बैट्समैन राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग, तो किसे सिलेक्ट करेंगे। जब मुझे ये सवाल पूछा गया था तो मैंने सोचा चलो राहुल द्रविड़ टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत अच्छा डिफेंस है, तो टेस्ट मैच के लिए मैं राहुल द्रविड़ को सिलेक्ट करूंगा। और वीरेंद्र सहवाग जो है वो एकदम क्या बोलते हैं, फ्लैम्बॉयंट प्लेयर है। वो हर बॉल 4 मारने को देखता है, वो ज्यादा रिस्क भी उठाता है, वो ज्यादा फास्ट रन भी करता है। तो वनडे इंटरनेशनल और T20 में मैं सहवाग को सिलेक्ट करूंगा। राइट, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोग आप यही ऑप्शन लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है राहुल द्रविड़ जो है वीरेंद्र सहवाग को तीनों फॉर्मेट में बीट करता है। यस, टेस्ट मैच में ही नहीं बट वनडे और T20 में राहुल द्रविड़ का एवरेज टेस्ट मैच में 52 है, वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट मैच का एवरेज 49 है। वनडे इंटरनेशनल में राहुल द्रविड़ का एवरेज लगभग 39 है, वीरेंद्र सहवाग का 35, और T20 में वीरेंद्र सहवाग का एवरेज है 26 और राहुल द्रविड़ का एवरेज है 28। तो लॉन्ग रन में राहुल द्रविड़ वीरेंद्र सहवाग को तीनों फॉर्मेट में बीट करता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि राहुल द्रविड़ का एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि कुछ भी हो विकेट टिकाए रखना है, पिच पे खड़े रहना है, रन आते रहेंगे। तो मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमें राहुल द्रविड़ ढूंढना है, वीरेंद्र सहवाग नहीं, राहुल द्रविड़। और ये वीडियो के एंड में मैं आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़े राहुल द्रविड़ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसकी स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा जो आप और मैं यूज कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं राहुल द्रविड़ क्यों। क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है वो रिस्क कम लेता है, वो रिस्क को समझता है, उसके लिए जरूरी है विकेट टिकाए रखना। तो बिकॉज इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोग क्या करते हैं ना, लोग मैक्सिमम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। राइट, हम जो भी एसेट को समझते हैं, एसेट आपको याद है राइट, जो चीज हमारे जेब में पैसा डाले वो एसेट, एपिसोड 1 में। तो लोग जब एसेट को कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि ये एसेट रिटर्न क्या देगा। राइट, हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कौन सा एसेट 10% दे रहा है, कौन सा 15% दे रहा है, कौन सा 20% दे रहा है, या उस हिसाब से हम एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उसका रिस्क देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को रिस्क समझता नहीं है। ये रिस्क समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस है या इकोनॉमी जो है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा साइकिल में बढ़ता है, वो कभी सीधा सीधा नहीं बढ़े। कोई भी बिजनेस या इकोनॉमी ऐसे नहीं बढ़ता है, वो साइकिल में बढ़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लॉन्ग रन में ऊपर जाएगा लेकिन एक साइकिल तरीके से जाएगा। ऐसा ही डिजाइन किया गया है दुनिया के सारे बिजनेस और इकोनॉमी को। तो उस समय में रिस्क को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि चलो हमने लॉन्ग रन में तो पैसे डाल दिए, हमने सोचा चलो लंबे टाइम में पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो बिजनेस का वो टाइम पे अगर उसका साइकिल नीचे की तरफ होगा और वो टाइम को हमको पैसे की जरूरत होगी तो क्या करोगे? हमको लॉस में निकालना पड़ेगा। और कभी कभी जो नीचा आता है ना वो बहुत बड़ा आता है, जिसमें बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉफिट्स निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये करंट जो कोरोना के वजह से जो मार्केट्स गिरे हैं, पिछले 4 या 5 साल के प्रॉफिट पूरे खत्म हो गए लोगों के।
यस, ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपको आज पैसे निकालने होते, अगर आप ये साल रिटायर हो रहे हो, अगर आपको अभी इमरजेंसी आए और पैसे निकालने हैं तो आपको लॉस में निकालने होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, हमको रिस्क को भी समझना है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं ये रिस्क को मिनिमाइज कर सकूं? क्योंकि बहुत लोग, अगर आपने ये भी सुना रहेगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये सही नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रन में हाई रिस्क हाई रिटर्न नहीं देता है। लॉन्ग रन में हाई रिस्क में कहीं ना कहीं हम डूबेंगे ही। शॉर्ट टर्म में कभी कभी अगर आपका तुक्का लग गया, मटका लग गया, तो आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न दे देगा। लेकिन मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं और दुनिया में जो भी सक्सेसफुल हुआ है वो लॉन्ग रन में रिस्क कम लेके ज्यादा रिटर्न बनाया है। तो क्या ऐसा स्ट्रैटेजी पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं आपको पहले थियोरेटिकली समझाता हूं। सो लेट्स से एक एसेट क्लास जो ऊपर नीचे साइकिल के तरीके से बढ़ रहा है, सामने अगर एक और एसेट क्लास हो जो पहले वाले एसेट क्लास से रिलेटेड ना हो, राइट, इसको बोलते हैं अनरिलेटेड। अगर उसका भी साइकिल होगा, बट उसका साइकिल और इसका साइकिल अगर अलग अलग हुआ, मैं आपको आसानी से बताता हूं। समझिए, अगर एक एसेट क्लास जो 1 है, उसका साइकिल ऊपर के बाद अभी नीचे की तरफ है, उसी टाइम पे ऐसा कोई एसेट क्लास हो सकता है कि जिसका साइकिल ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो अगर हमने दोनों एसेट में इन्वेस्ट किए रहेंगे, तो जब इसका नीचे जा रहा होगा, तो दूसरा एसेट का जब रिटर्न ऊपर जा रहा होगा, तो हम उसको, हमारे रिस्क को मिनिमम करके हमारे रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यस, आपने सुना रहेगा डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन लोग डाइवर्सिफिकेशन को भी बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों, क्या गलती करते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन, या मेरे हिसाब से राइट वर्ड है एसेट एलोकेशन, राइट। हम जैसे वो कहावत है ना, सब अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, सब अंडे को अलग अलग बास्केट में डिवाइड करो। बट ये बास्केट सिलेक्ट करना और कैसे सिलेक्ट करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जो रिस्क जो बनाते हैं, वो रिस्क हमको ऐसे बास्केट बनाना है जिसमें रिटर्न्स मिनिमम हो। तो लेट्स से ये करना कैसे है, क्या इसमें स्ट्रैटेजी है। मैं आपको अब वो दुनिया के सबसे बड़े राहुल द्रविड़, या इन्वेस्टमेंट की दुनिया के राहुल द्रविड़ को आपसे इंट्रोड्यूस करता हूं, जिसका नाम है रे डालियो। रे डालियो जो है वो दुनिया का 46 रिचेस्ट मैन माना जाता है। वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर है। हेज फंड मतलब, अगर मैं आपको अगेन टेक्निकल नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अमीरों का म्यूचुअल फंड, राइट। वो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड का सक्सेसफुल मैनेजर माना जाता है। उसकी कंपनी जो है ब्रिज वाटर हाउस एसोसिएट्स, वो अमेरिका में टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में आती है। इनफैक्ट रे डालियो खुद दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल आदमियों में माना जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। और वो रे डालियो बहुत सारे गवर्नमेंट्स के पेंशन फंड संभाल रहा है। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट पैसा रे डालियो के हाथ में सौंपा हुआ है ग्रो करने के लिए। तो इस बंदे ने एक हेज फंड स्टार्ट किया है। उस हेज फंड में उसने बहुत ही स्टडी, 10 साल का मेहनत और स्टडी करके उसने एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया है, एक ऐसा फंड बनाया है जिसे वो कहता है ऑल वेदर फंड। ऑल वेदर फंड मतलब क्या है कि ऐसा फंड जो हर सिचुएशन में टिके, चाहे मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, दुनिया ऊपर हो नीचे हो, कोरोना वायरस हो, वॉर हो। और उसने जो ये ऑल वेदर फंड जो बनाया है, इसने टेस्ट किया हुआ है 75 ईयर्स तक। 75 ईयर्स का टेस्टिंग में अब 85% ऑफ द टाइम ये फंड जो है ये बड़ा है। सिर्फ 15% टाइम ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और आपको पता है वो एवरेज नेगेटिव रिटर्न कितना है? 1.6%। जहां पर जब मार्केट्स 50%, 60%, जैसे 2 महीने पहले मार्केट्स इतने बड़े गिरे थे, तब वो फंड सिर्फ 1.6% गिरा था। और सब 75 ईयर्स में सबसे बड़ा फॉल ये फंड का कितना आया है? 3.95%। दैट इज इट। जब 2008 में ये आया था, 2008 में जब पूरा का पूरा मार्केट 50-60% क्रैश हुआ था, इसका रे डालियो का फंड 3.95% गिरा था, उसके बाद फिर से ऊपर आया था। तो इतना जबरदस्त फंड जो 75 ईयर से प्रूवन है और बहुत वेल्थ जनरेट किया है, उसमें आपने और मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। आपको पता है वो फंड में एंट्री कैसे मिलती है? वो फंड में एंट्री के लिए आपको कम से कम 750 करोड़ डालने होंगे। तो लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ से उसमें आपको एंट्री भी नहीं मिलती है। कम से कम 100 मिलियन जो आज के डेट का $100 मिलियन जो आज के डेट का 750 करोड़ रुपया है। तो वो फंड में, और बाय द वे रे डालियो ने 2005 में वो फंड में एंट्री बंद कर दी है। तो लगभग 15 साल पहले
वो एंट्री बंद। अभी कोई अगर आप चाहो, आपके पास 750 करोड़ हो तो भी आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि उसको अभी और जरूरत नहीं है। और आज के डेट में वो फंड की वैल्यू है $160 बिलियन। तो रे डालियो के साथ टोनी रॉबिन्स ने इंटरव्यू रखा था। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कोच माना जाता है, उसने रे डालियो से इंटरव्यू रखा और उसने कहा कि रे डालियो को तुमने ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत जबरदस्त फंड बनाया है जिसने पैसे वालों को और पैसे वाला बनाया है, तो क्या तुम ये स्ट्रैटेजी एक एवरेज आदमी के लिए बता सकते हो? तुम्हारी ये क्या स्ट्रैटेजी? अब तो तुमने एंट्री बंद कर लिया फंड में, तो तुमको तो फर्क पड़ेगा नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, तो क्या एक एवरेज आदमी के लिए एकदम सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो रे डालियो ने वो इंटरव्यू में टोनी रॉबिन्स को अपना सीक्रेट बताया और मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। उसने 2 चीजें बताई। उसने बोला कि यस, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती क्या लोग करते हैं कि लोग डाइवर्सिफिकेशन भी जब करते हैं अलग अलग एसेट्स में, लोग रिटर्न के हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हैं। राइट, आपने बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी सुनी रहेगी, 50% इक्विटीज में डालो। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटीज में डालो, और 50% डेट फंड में डालो। डेट मतलब जो हम लोन देते हैं, फिक्स रिटर्न वाले फंड्स, गारंटीड रिटर्न वाले, जो कंपनी और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। राइट, या फिर लोग बोलते हैं 60-40 करो या 70-30 करो, अलग अलग स्ट्रैटेजी आती है, बट मोस्ट कॉमन 60-40 या 50-50 बोलते हैं, ताकि आपका रिटर्न एवरेज रहे। लेकिन लोग जो है ना, ये नहीं समझते कि ये जो रिटर्न के हिसाब से नहीं, इसका जो रिस्क है ना वो 50-50 नहीं है, क्योंकि जो इक्विटीज है, जो शेयर्स है, उसका रिस्क 3 गुना बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो ये रिस्क 50-50 नहीं है, रिस्क 95 और 5 है। इसलिए आप देखेंगे, अगर आपने ये बैलेंस करके जो फंड बनाया रहेगा, जिसमें आपने 50% इक्विटी और 50% बॉन्ड में डाला रहेगा, तो 2000 और 2008 में जब बड़ा मार्केट क्रैश आया था, आप उसमें पूरे बर्बाद हो चुके रहते हैं। राइट, तो उसने क्या कहा, रे डालियो ने कहा कि हमको जो डाइवर्सिफिकेशन करना है, जो एसेट एलोकेशन करना है, वो हमको रिस्क के हिसाब से करना है। तो वो रिस्क को अगर आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस हिसाब से अगर एलोकेट करेंगे, तो हमारा रिटर्न्स लॉन्ग रन में आते रहेगा। बिकॉज इंपॉर्टेंट बात क्या मालूम है, जब सिचुएशन टफ हो, जब मार्केट्स डाउन हो, जब इकोनॉमी बेकार हो, वो टाइम पे विकेट पे टिके रहना जरूरी है। इसलिए हमको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें रिस्क मिनिमम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टोनी रॉबिन्स ने पूछा, अभी बता दो आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या थी जिसमें आपने रिस्क कम किया। तो बहुत कन्विंस करने के बाद रे डालियो ने फाइनली वो अपनी स्ट्रैटेजी बताई सिंपल तरीके से। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है और बहुत डिटेल्स है, बट मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। रे डालियो ने कहा कि उसका जो ऑल वेदर फंड है, उसमें 30% पैसा जो है वो इक्विटीज में गया है। इक्विटीज मतलब मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के स्टॉक्स में। 40% जो है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में गया है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो लंबे टाइम का जो फिक्स रिटर्न वाला बॉन्ड होता है। 15% जो है वो इंटरमीडिएट यानी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डाला गया है। 60% पैसा जो है वो गोल्ड में डाला गया है, और 60% पैसा जो है दूसरा फाइनल 60% वो बाकी कमोडिटीज जैसे ऑयल हो गया, कॉपर हो गया, अलग मेटल्स हो गए, एनर्जी हो गया, वो अलग अलग कमोडिटीज में डाला है। तो उसने ऐसे डिवाइड किया, 30% इक्विटी, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% कमोडिटीज। तो ये अब ऊपर ऊपर से जब इसको देखेंगे या फिर आप कोई भी एक वेल्थ मैनेजर को बताएंगे, वो बोलेगा इसमें तो बहुत ज्यादा बॉन्ड लिए हैं और इक्विटीज बहुत कम है। बट रे डालियो बोला कि इसके ऊपर उसने 10-12 साल का बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है और ये समझा है कि ये रिस्क वाइज सबसे मिनिमम है। तो ये पोर्टफोलियो अगर आप ऐसा बनाएंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आपका ये लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा, क्योंकि आप विकेट पे टिके रहोगे, और अगर विकेट पे टिके रहोगे तो आपके रन्स बनते रहेंगे। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी को जो है ये हम इंडियन मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी ये समझना है कि जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि एसेट्स क्या लेने चाहिए, दूसरा सवाल था कि कब राइट टाइम क्या है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और तीसरा कैसे। तो अब तक जो मैंने आपको बताया ना, उसमें से सबसे इजी पार्ट जो है ना वो कैसे वाला पार्ट था, कि कैसे हमको एसेट एलोकेशन करना है। पहला वाला कि राइट फंड, राइट ये वो 100% कोई राइट हुआ नहीं है, एक मुश्किल प्रोसेस है लेकिन वो हो सकता है। और दूसरा टाइमिंग आप कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। तो कोई अगर आपको बोलेगा ये सही टाइम है, ना पहले सही टाइम नहीं था, ना मेरा टाइम चला गया, ना टाइम आने वाला है, वैसा कुछ नहीं है। जब आप स्टार्ट करो वही सही टाइम है। तो ये तीनों में से सबसे इजी पार्ट है हाउ,
जो एसेट एलोकेशन का बात है। अब तकलीफ क्या है ना, आपने वो कहावत सुनी रहेगी, मुश्किल चीज आती नहीं है, आसान चीज करनी नहीं है। तो पहले हम आसान चीज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा हाउ ये पूरा जो रे डालियो का ऑल वेदर फंड है ये इंडियन मार्केट में कैसे चलेगा, इसे कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका करंट जो एसेट एलोकेशन है ना उसको समझिए। आपकी जो करंट पैसे है वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं। अगर आपने कहीं भी नहीं किया फिर भी बैंक में तो रहेंगे, तो वो भी एक एसेट है। सेविंग्स, जो आपको सेविंग अकाउंट जो बहुत कम रिटर्न देता है बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा है, तो आपने सेविंग्स में डाले हैं या फिक्स डिपॉजिट में डाले हैं या स्टॉक्स में डाले हैं या बॉन्ड में डाले हैं, रियल एस्टेट में डाले हैं, बिजनेसेस में डाले हैं। तो आप करंट आपका सिचुएशन इवेल्युएट करिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में व्हाट इज द बेस्ट वे जहां पर हम ये रे डालियो का ऑल वेदर फंड हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से बना सकते हैं और कैसे इसको इन्वेस्ट करना है। सो बने रहिए, मेरे एपिसोड 5 में मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव यू हैव गिवन। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछते रहिए एंड yes, subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you very much.